बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और एक बार फिर से बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से। इंतखाबात तो 25 जुलाई को हो गए, MLAs ने भी हल्फ उठा लिया और डिप्टी स्पीकर और स्पीकर भी मुंतखब हो गए। वज़ीर आज़म के नाम पर बड़े तरीके से बातचीत जारी थी और कई लोग मुंह में उंगलियां दबाए वेट कर रहे थे कि किसके नाम का कुरा निकलेगा। वज़ीर आज़म ने कई लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए और तरह तरह के सवाल भी पूछे। फाइनली एक लिफाफा पहुँचता है आज़ाद कश्मीर और एक नाम निकलता है। इस नाम पर लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये हैं कौन और अचानक से इनका सामने आना कैसे मुमकिन हुआ, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमने दावत दी है नवी सती साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फैसला PTI का सामने आया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो होना था क्योंकि जो शायद इमरान खान चाहते थे वो हमने पहले भी बहुत दफ़ा गुफ्तगू की कि इमरान खान KPK में सबसे ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना रहा जब पहली दफ़ा उनकी 2013 से 2018 में हुकूमत रही। तो हम बखूबी जानते हैं कि उस वक्त एक ग्रुप आता था और 20 MPs को लेके आता था, दूसरा ग्रुप आता था वो 25 को ले आता, तीसरा जो है वो 35 को ले आता था। तो इस तरीके से यानी उस वक्त आपने परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला थे और तीन बड़े, आपको पता है असद कैसर भी वहाँ पे थे और इस तरह बड़े हैवी वेट तीनों बड़े ग्रुप से। तो वो बनी गला में आते थे और एक ग्रुप आता था, दूसरा ग्रुप, तीसरा। अब किसी एक ग्रुप को भी अगर खान जो है वो छोड़ता था तो डेफिनेटली पार्टी को बड़ा नुकसान होना था। तो वो जो उनका वो जो 5 साल गुजारे हैं उसके बाद आप देखेंगे सबसे पहले तहरीक इंसाफ ने KPK में महमूद खान को सामने लाया। 3 बड़े ग्रुप थे, यानी ये वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, लेकिन उनको इग्नोर किया। पंजाब आप देख लें कि 12 करोड़ आवाम का जो है वो सूबा है और 4 बड़े हैवी वेट यहाँ पर भी उम्मीदवार सामने आए, लेकिन वहाँ पर बुज़दार का कुरा निकला। फिर गिलगित बल्तिस्तान आप देख लें कि वहाँ पर खालिद खुर्शीद जो है वो अनएक्सपेक्टेड यानी वो आए सामने। फिर ये यहाँ पर तो पहले ही नज़र आ रहा था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में पहले ही 3-4 ग्रुप्स की शक्ल में उनको हवा दी जा रही थी। अब सियासी तौर पर जो है वो शायद सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान और चौधरी अनवारुल हक इनसे गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये फैसला इस तरीके से हुआ कि आज वो भी बाहर बैठे हुए हैं। कम से कम 2 तो बाहर बैठे हैं और फिर जो है वो अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब का फाइनल लिफाफे में से निकलता है और बाकी लोग जो है वो देखते रहे। इसमें आप देखें हिकमत अमली क्या की गई। पहली बात यह है कि एक तो यह है कि दोनों ग्रुप्स, एक ग्रुप के ऊपर बड़ी हैवी चार्जेस हैं सरदार तनवीर इलियास पर कि कुछ वफाकी वज़रा को उन्होंने पैसे भी लगाए हैं, यहाँ तक कि एक ब्रिगेडियर साहब का तबादला भी हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो पहले नहीं होनी थी। तो ये हमें सूरत नज़र आ रही है कि ये जो यहाँ पर हुआ कश्मीर में, ये कश्मीर का जो मामला है वो सिर्फ कश्मीर की हद तक नहीं रहा। आपने ये देखा कि ये ओवरऑल 22 करोड़ अवाम के साथ साथ ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, कश्मीरी हैं, वो भी देख रहे थे कि भाई होगा क्या। आखिरी वक्त तक इंतज़ार करवाया गया, लिफाफा निकाला ताकि थोड़ा सा भी पहले पता चल जाता, कल रात को भी पता चल जाता तो हो सकता है कि सरदार तनवीर इलियास या बैरिस्टर सुल्तान अपनी जो है वो कोई हिकमत अमली तैयार कर लेते, कोई चीज़ें सामने आ जाती। अब यूं ही यानी आपने देखा कि टाइम से थोड़ा सा वक्त पहले कागजात जमा करवा दिए गए और उसके बाद अब पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो गया। अब यूं यानी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो है वो दे दिया गया। इसमें 2-3 चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। एक तो तहरीक इंसाफ या किसी भी पार्टी में जो जदोजहद करने वाले इंसान होता है, अगर एक बंदा जो 20 सालों से पार्टी के साथ है, 15 सालों से साथ है, 10 सालों से साथ है और एक बंदा अरबों रुपए करोड़ों रुपए लगा देता है, वो दोनों फारग हो जाते हैं। अब तो दोनों चीज़ें इसमें जो है ना वो क्लियर हो गई कि जनाब एक तो यह है कि जदोजहद, सियासी जदोजहद की भी ज़रूरत नहीं है। कुरा जिसके नाम पे निकलना है वो कोई भी हो सकता है। लेकिन ये तरीके इंसाफ ने किया। आसान होगा अगर देखें हम बैरिस्टर सुल्तान महमूद की भी बात करें तो हालिया उनके बयान थे कि वज़ीर आज़म जिसको भी वज़ीर आज़म लगा देंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से सरदार तनवीर इलियास का बड़ा स्टेटमेंट जो है वो सामने आया। जब वज़ीर आज़म से मुलाकात की तो सबसे पहले जो गुफ्तगू करने वाले थे वही थे और उन्होंने बात की मीडिया से और बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी हम तो सियासी वर्कर्स हैं और कारकुन हैं और जो भी वज़ीर आज़म फैसला करेंगे। सो बज़ाहिर ऐसा लगता था कि सब इस बात पर तैयार थे, लेकिन अंदरूनी खाना अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था कि खिचड़ी पक रही है। तो वो क्या मामला था और क्या ये आसान होगा बाकी लोगों के लिए जो बड़े मजबूत पिलर समझे जा रहे थे PTI के, उनके लिए एक्सेप्ट करना, और अगर वो नहीं करते तो कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है? देखिए, हर एक ग्रुप के साथ कुछ लोग थे और वो उनको तसल्ली यही देते थे कि जनाब बिल्कुल खान साहब ने आपको ही लगाना है, आप ज़रा खामोश रहिए और ये देखते रहिए बस। और फिर उन्होंने किया। तो खान साहब का तो यानी PTI ने पहले ही ये डिसाइड कर लिया कि ऐसा बंदा लगाना है जिसकी डोरी बनी गाला में हो। और अगर सरदार तनवीर इलियास को लगाते हैं, उनको पता था ये किसका बंदा है,
किसके ऊपर इल्ज़ाम है पैसों का, कौन कौन से वफाकी वज़रा उसके किराएदार हैं ज़ाती तौर पर, ताज रेजिडेंशियल में प्लाट किस किस ने लिए हैं, सेंटर्स में कौन कौन रह रहा है। तो ये तो चीज़ें नज़र आ रही थी और फिर उनके वीडियो स्कैंडल और बहुत सी चीज़ें आ गई, फिर ब्लैक वाटर की बात और पता नहीं अराक की बात। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सरदार तनवीर इलियास के ऊपर कुछ दाग और धब्बे बनते बनते बड़े हो गए। तो ये उनको पता था कि अगर इसको वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे तो डेफिनेटली कल मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, अपोजिशन भी वहाँ पे बड़ा शोर करेगी और पार्टी के अंदर से भी एक आएगा जनाब जिसके पास पैसा है, 2020 में वो आया, 1 साल में उसने जनाब वजारत उज़्मा भी ले ली। अब दूसरी तरफ बैरिस्टर सुल्तान था, बैरिस्टर सुल्तान के ऊपर भी उसको भी काफ़ी गंदा करने की कोशिश की गई। चौधरी अनवर अल हक और सरदार तनवीर ने भरपूर कोशिश की। चौधरी अनवर अल हक का इस कदर आपने देखा कि इनके दरमियान खिंचाव था कि वो ये कहते थे कि जब तक सरदार ये बैरिस्टर सुल्तान पार्टी का सदर है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या तो उनको पार्टी सदर बनाया जाए या जब ये ओहदे से फारग होंगे तो फिर मैं पार्टी को ज्वाइन करूंगा। किसी हद तक आपका जो तज़किया है गुज़श्ता रोज़ वाला वो काफ़ी हद तक सही नज़र आता हो, दिखाई दे रहा है। जैसे आपने कहा कि अनवर उल हक अगर इस ओहदे पर मुंतखब होकर आ गए हैं तो स्पीकर पे तो पहले ही इत्तेफाक जो है वो ज़ाहिर है कि नहीं होता दिखाई दे रहा। अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद वज़ीर आज़म होते तो यकीनन फिर स्पीकर जो है वो अनवर उल हक साहब नहीं हो सकते थे। तो ये तो एक इंडिकेशन सामने आ ही रही थी कि कुछ ना कुछ दाल में काला, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो तब्दील होकर आएंगी, ये एक अजीब बात है। थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी हैं कौन, और दूसरी तरफ हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते बड़ा इत्तेहाद PMLN और PPP का, उनकी तरफ से किसका नाम जो है वो सामने आया है और कितने चांसेस हैं उनके? देखें अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब LA 18 अब्बासपुर है, ये पूंछ 1 का जो पूंछ डिवीज़न है, और ये 2006 से 2011 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से ये वज़ीर भी रहे, वज़ीर खुराक रहे। फिर 2 साल पहले इन्होंने बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। और अफसोस की बात यह है कि बड़े बड़े वफाकी यानी वज़ीर इत्तलात ये कह रहे हैं कि जनाब ये बहुत बड़े वर्कर हैं और यानी सियासी वर्कर के तौर पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो भी हैं वो सारी सियासी वर्कर कोई भी नहीं है। मतलब आप चीज़ों को इस कदर वो कर देते हैं कि बाकी जितने भी हैं, यानी आप चलो 32 जीते हैं, 32 में से चलो डायरेक्ट जो है वो 20-22 जीते हैं, 25 जीते हैं, तो वो क्या वो उनके दिल सियासी वर्करों के साथ नहीं धड़कते? हाँ, उनके दिल सियासी वर्करों के साथ नहीं धड़कते, सिर्फ एक शख्स के डरते हैं। मतलब आप थोड़ा सा वो देखें कि इख्तलाफ था और वज़ीर-ए-आज़म ने जिसको भी करना था सारे जो है ना वो जो है वो जनाब सियासी वर्कर हैं, ये चीज़ें तो सामने आती है। लेकिन उन्होंने भी इसको स्पेसिफाई किया, क्लियर किया कि जनाब बाकी लोग जो है ना वो आप खामोश रहें और वेट एंड सी की पॉलिसी देखें। लेकिन मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर सुल्तान का रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा। हमने अपना जो हमारी टीम ने सर्वे किया था उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर बैरिस्टर सुल्तान, उनकी जदोजहद जो थी उनके ऊपर लोगों ने कहा जी कि उनको जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। लेकिन क्योंकि चौधरी अनवर अल हक, सरदार तनवीर इलियास ने उनके ख़िलाफ़, और तनवीर इलियास ख़ुद भी अब इस पूरी गेम से बाहर हैं, यहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और JKPP भी आज देखेंगे कि क्या फ़ैसला करेगी, ये भी आने वाले दिनों में कहा जा रहा है। लेकिन ओवरऑल जो चीज़ें हैं, जो मैसेज गया है वो बड़ा अजीब तरह का मैसेज गया है कि इस पूरे सिलसिले में यानी एक तासर तो गया तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का या तहरीक इंसाफ का विजन की बात करें कि भाई जदोजहद करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपनी अगर आप पार्टी में आते हैं तो खामोशी से जनाब बैठे रहें, अपनी एक सीट निकालने के लिए आप आएँ अगर पार्टी में हैं तो, और हो सकता है कि आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा आपका जो बंदा देखें ज़्यादा पैसा लगाएगा, जो ज़्यादा बंदा सियासी तौर पर होगा या जो ज़्यादा वो करेगा उसी पे तनकीद होगी ना। काम करने वाले पे तनकीद होती है, काम ना करने वाले पे तनकीद नहीं होती। समझते नहीं है कि इस वक्त में चाहे वो सरदार तनवीर इलियास थे, चाहे वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद हैं, अज़हर सादिक साहब का नाम भी गर्दिश करता रहा, इसी तरीके से 3-4 और बड़े नाम हैं, फिर कुछ एक प्रैक्टिस रही कि हेलीकॉप्टर भेजे गए, बुलाए गए, इंटरव्यूज़ भी ये वो तमाम तर। ऐसे वक्त में अगर ये सियासी कारकुन या उम्मीदवारान सेंसिबिलिटी का मुजाहरा करते और थोड़ी सी बैठ के मुशावरत को बेहतर होने देते तो शायद नौबत इस हद तक ना आती कि इनमें से सबको ही जो है वो साइड पर कर दिया जाता और एक नया नाम आता। ज़ाहिर एक नए नाम से इख्तलाफ तो नहीं है, लेकिन इन लोगों की एक सियासी हिस्ट्री है, एक काम है। और अगर हम बात करते चलें कि ख़ासतौर पे बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हवाले से तो तहरीक इंसाफ में एक आम ओहदा भी उनका है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से इस तरीके से माजी में भी उन्होंने बड़ी अहम ओहदों पर फाइज रहकर जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। तो मजबूत कैंडिडेट ज़रूर थे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो जो सेंसिबिलिटी इनमें होनी चाहिए थी, दूरअंदेशी होनी चाहिए थी, वो लैक कर रही है, वो नहीं दिखाई दी?
देखिए, एक कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं सियासत में जो पहली बार देखने में आई हैं, मौजूदा यानी तहरीक इंसाफ के अंदर देखने में आई हैं। बाकी पार्टीज़ में ऐसा नहीं है, जो भी शख्स पहले आया, पहले जद्दोजहद की, और उस ऑप्शन दो ही होते थे, एक दो ऑप्शन से ज़्यादा ऑप्शन नहीं हुए। लेकिन आपने देखा होगा नून लीग के दौर में मुश्ताक मिनार सालदो के उनके बारे में कहा गया कि जनाब पैराशूटर हैं, नवाज शरीफ के बड़े क्लोज हैं, नवाज शरीफ ने उनको अपना बेटा बनाया, तो वज़ीर-ए-आज़म भी बनाएंगे, ये है वो है। लेकिन बड़ी कंपेन की, लेकिन आपने देखा कि नवाज शरीफ का विजन ये देखें कि उसने उस शख्स को ही बनाया जो पहले से मुस्लिम लीग नून में मौजूद है, जिसने मेहनत की हुई है, राजा फारूक हैदर। तो यहाँ पर ये मसला नहीं है कि आप बैरिस्टर सुल्तान किसी को भी बनाएं, आप सियासी अपनाएं ना, सियासत को जमहूरी अमल अपनाएं, आप बैठ के आप सबके साथ करें, लेकिन वो नहीं हुआ। यानी हो ये तो अब उनका वो पार्टी जीती है, उनका अपना एक वो है, कब तक चलेगी ये कुछ भी कहना कबल वक्त है। दूसरा आपने पूछा कि वज़ीर-ए-आज़म के लिए इंतखाबात के लिए इंतखाब के लिए क्या होता है। अब ज़ाहिर है वो प्रोसीजर से पहले मैं ये चाहूँगी कि आप PMLN और PP के जो उम्मीदवार हैं उनके हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि उनका भी एक इत्तेहाद जो है वो बड़ा मजबूत माना जा रहा है, और अगर कोई अपसेट हो सकता है तो वो इन्हीं की वजह से हो सकता है। देखें, अगर तो अब सरप्राइज़ देना तो कोई पता नहीं, अगर बैरिस्टर सुल्तान अभी भी करना चाहें तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर ये दोनों मिल जाएं, सारे मिल जाएं, तो 7-8 नंबर की गेम कोई मसला नहीं है। लेकिन लतीफ़ अकबर जो है वो पीपल्स पार्टी के जो सदर थे, मुस्लिम लीग नून ने भी उनको मुश्तरका तौर पर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामज़द किया है। ओवरऑल इन दोनों के वोट जो हैं 19 हैं, और JKPP और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मिला के अगर हम देखें कि अगर वो उनका हिस्सा 7 दे दें तो फिर अलग बात है, 21 हो सकते हैं। और फिर यानी टोटल 27 चाहिए, यानी 53 टोटल जो है ना वो तादाद है आपकी इस वक्त असम्बली की, उसमें से यानी सादा अक्सरियत के लिए आपको 27 मेंबर टोटल चाहिए। PTI के पास 32 है जी, और सिर्फ ये आप देखेंगे उन 32 में से यानी 5 या 6 बंदे जो है ना वो अगर कर दें इसमें से, तो आप अंदाज़ा कह रहे हैं कि ये मामला गड़बड़ हो सकता है। तो यानी 7 बंदे तो बिल्कुल डिसीजन ही चेंज कर देंगे ना। अब देखना ये होगा कि आखिरी वक्त में जिस तरह खेला गया, मौका ही नहीं दिया ना किसी को। यानी अगर रात को फैसला होता है तो सरदार तनवीर इलियास या वो करते हैं, इवन रात को हमारे ज़रा ये बता रहे थे कि सरदार तनवीर इलियास को ये इल्म ज़रूर हो गया कि वो नहीं बन रहे, और उनको जो है ना आज़ाद सादक का नाम दिया गया, तो उनकी टीम ने आज़ाद सादक के ख़िलाफ़ जो है ना वो एक भरपूर कंपेन जो है वो शुरू कर ली। लेकिन अब जो भी है, अब अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब आ गए हैं, वो एक कह रहे हैं कि सियासी कारकुन हैं और वो पार्टी को चलाएंगे। लेकिन असल मसला ये होता है कि यहाँ सियासी जो है ना, आप मुझे बताएं ना, किसी भी जगह पे एक 22वें ग्रेड का सेक्रेटरी जो है वो अगर उसके 17वें ग्रेड का एक अफसर लगा दें उसके ऊपर और उसको कहेंगे जनाब आपने चलाना है सबको, तो कैसे चलाएगा? यही सूरत सियासत में भी होती है, जो कि सियासी कारकुन या सियासतदान ही समझ सकता है, वो कोई और बंदा नहीं समझ सकता। तो अब देखिए ना कि इमरान खान ने पार्टी वो बनाई ना, अगर फैसला कोई और करने वाला हो तो इमरान खान को कहे कि आप यहाँ बैठें और जो है ना वो हम एक अच्छा सियासी कारकुन है मुराद सईद, उसको हम वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं और आप जो है ना वो स्पीकर बन जाएं या आप जनाब सदर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, तो क्या ये होगा? नहीं होगा। तो यही सूरत हाल यहाँ तहरीक इंसाफ की भी हुई कि मेहनत करने वाले कुछ और थे। चलो मतलब 2 बंदों ने बड़ी मेहनत की, किसी ने कहा जी इसने पैसे लगाए हैं, किसी ने कहा जी इसने सियासी जदोजहद की, उनको आप दोनों को बैठाते, इख्तलाफ दोनों, अगर एक वज़ीर-ए-आज़म अपनी पार्टी में इख्तलाफ ख़त्म नहीं कर सकता तो उसको वज़ीर-ए-आज़म होने का हक़ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जानबूझकर ये किया जाता है, ये सियासी पार्टियाँ फ़ायदा उठाती हैं इन चीज़ों से। जितनी ज़्यादा ग्रुपिंग होगी उनको फ़ायदा होगा, उनको पता है ये ग्रुप आएगा, ये भी ग्रुप आएगा, ये भी ग्रुप आएगा, ग्रुपिंग का उनको फ़ायदा होता है और ये फ़ायदा हासिल किया जाता है। और बार बार ग्रुपिंग में अब देखें, एक ग्रुप के पीछे कौन है जी? इस्टेब्लिशमेंट है जी, दूसरे ग्रुप के पीछे फलाना है जी, तीसरे ग्रुप के पीछे 2-4 जनाब वो वज़ीर हैं जी। तो इस चीज़ को इसको हवा देकर, बाकी किसी पार्टी में शायद ग्रुपिंग ज़रूर होती है लेकिन इतनी हवा नहीं दी जाती। थोड़ी देर तक हम आपको फिर जहमत देंगे। ऑब्वियसली वज़ीर-ए-आज़म का जो इंतखाब है उसका फ़ाइनल हो जाने के बाद जो एक सिलसिला रहेगा ख़िताब का भी और बातचीत का भी, आपसे हम मज़ीद भी जानेंगे। आपके ख्याल में कितनी देर तक जो है वो अनाउंसमेंट हो जाएगी? देखें, एक तो ये है कि 2 बजे का टाइम है, उसके बाद ये वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा। जितने भी वज़ीर-ए-आज़म उम्मीदवार हैं उनके लिए अलग अलग जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। उसके बाद जो है वो अवान में बाकायदा तौर पर जो है वो इंतखाबी अमल जारी होगा। उसके बाद जब सारे जो है वो वोट दे देंगे तो ऐवान खाली कर दिया जाएगा। उसके बाद घंटियाँ बजाकर जनाब बाकायदा तौर पर ऐलान होगा। और उसके बाद जो इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म है राजा फारूक हैदर, वो ज़ाहिर है
ये स्मूथ यानी पावर को शिफ्ट इक़्तिदार करेंगे जो है, जी। तो डेफिनेटली वो एक तकरीर करेंगे और वो बड़ी अहम तकरीर होगी, क्या करेंगे बात, और फिर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब एज अ वज़ीर-ए-आज़म तकरीर करेंगे अगर वो मुंतखब हो जाते हैं, जो कि नज़र आ रहा है कि 32 में से शायद इस वक्त टाइम नहीं है कि इसमें कोई किसी किस्म की बगावत हो सके, लेकिन अगर ये सरप्राइज़ देना चाहें तो दे सकते हैं। 7-8 आज तो वैसे भी सरप्राइज़ का दिन है, जब से लिफाफा खुला हुआ है उसके बाद से लोग सरप्राइज लेकिन अब कल वज़ीर-ए-आज़म ने जाना है वहाँ पर, अगर ये सूरत हुई तो वहाँ पे क्या होगा ये कुछ भी कहना कबल। और जाहिर है कि जब हम ये बात करते हैं कि 5 अगस्त का वो दिन है 2019 के इक़दाम भारत के, अगर हम देखें तो 5 अगस्त 2021 जो है 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर एक बड़ा पैगाम ये देना है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग बड़ी आज़ादी के साथ और अपने हक़ के साथ जो है वो जी रहे हैं। क्या वो पैगाम हम वाकई स्मूथली भारत और दुनिया तक पहुंचा पाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया नवीद सईद साहब हमारे साथ मौजूद रहे, अब तक की अपडेट्स आप हमारे साथ शेयर भी की और मालूमात भी। नाज़रीन, जाने से पहले सिर्फ इतना कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका अपना चैनल है, आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ आप अगर चाहें तो इसको शेयर भी कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।